वेलकम टू द चैनल बच्चों। आपने उपभोग फलन को तो देख लिया था और मेरा वादा था कि मैं बचत फलन आपके सामने लेकर आऊंगी। मैंने यहाँ पे पहले से कुछ चीजें लिख ली हैं ताकि मैं कुछ बताना आपको इम्पोर्टेंट भूल ना जाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और समझते हैं बचत फलन को। तो हमने देखा था कि जब आय लोगों को मिलती है तो जो पहली पसंदीदा चीज लोग करते हैं वो है उपभोग, और बहुत लंबे समय तक बचत को सोचते ही नहीं है बच्चों। और यही कारण है कि शुरू में हर किसी की बचत ऋणात्मक होती है। आपकी सैलरी लगी, आपने खर्च किया, बचत की कौन सोचता है। और जब महीने 2 महीने बीत जाते हैं तब कहीं आपके ध्यान में आता है कि अब पैसे बचाने चाहिए। तो अब उसी कंडीशन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बचत फलन में बचत निकाली कैसे जाती है। तो मैंने बिल्कुल वही अपना पिछला वीडियो वाला डाटा आपके सामने रखा है कि अगर आय 0, 50, 100 और 150 है और लोगों का उपभोग 20, 60, 100 और 140 है, तो ऐसी कंडीशन में आप बचत की गणना करोगे जी कैसे। तो ये देखिए, बचत करने की गणना करने के लिए आपको आय में से घटाना होगा उपभोग को। तो आय है यहाँ पे 0 और उपभोग है 20। अब 0 में से 20 जाएगा तो इक्वल 20 ही तो आएगा, लेकिन ऋणात्मक। तो आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड का या कंपटीशन एग्जाम का यही होता है कि क्या बचत ऋणात्मक हो सकती है। डेफिनेटली कॉन्फिडेंट आप जवाब दीजिए, हाँ बचतें ऋणात्मक हो सकती है अगर आय का स्तर 0 या बहुत न्यून हो तो। चलिए अब दूसरी ओर चलते हैं। यहाँ पर है आय 50 और बचत उपभोग है 60। यहाँ पर भी बचत हो गई ऋणात्मक, वो है ऋण 10। तो आय का हम क्या मानेंगे, न्यूनतम स्तर है और उपभोग जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसलिए बचत ऋणात्मक है। अब तीसरे स्टेज की ओर चलते हैं जहां पर आय और उपभोग हो गया है बराबर जी। तो 100 में से -100 करने पर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे बचत कैसी हो गई, 0। मतलब ये वो स्टेज है बच्चों जहां के बाद से अब बचतें शुरू होंगी, ये वो न्यूनतम स्तर है। इसीलिए कंपटीशन एग्जाम का और बोर्ड का एक क्वेश्चन आता है, सम विच्छेद बिंदु से क्या परिवर्तन हो जाता है। तो यस, याद रखिएगा, ये वही ब्रेक इवन पॉइंट है जिसके बाद से बचतें बढ़ने लग जाती हैं। पहले बचते ऋणात्मक, उसके बाद बचत होती है 0 और उसके बाद बचत बढ़ने लगती है। तो इसी प्रवृत्ति को आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, 150 आय है और 140 उपभोग है और यहाँ पर हो गई है बचत धनात्मक, धन 10। तो बचत फलन से जुड़े हुए 3 फैक्ट्स याद रखिएगा बच्चों। फैक्ट नंबर 1 कि ये हमेशा आय में से उपभोग को घटाने पे मिलता है। फैक्ट नंबर 2 कि यह ऋणात्मक हो सकती है। फैक्ट नंबर 3 कि इसका एक लेबल होता है, एक सम विच्छेद बिंदु पर ये जब 0 होती है तो ये सिंबल होता है कि अब बचतें बढ़ने वाली हैं। और फिर आप बता सकते हैं कि 0 के बाद, उस सम विच्छेद बिंदु के बाद बचतें बढ़ने लगेंगी और हो जाएंगी धनात्मक। अब इसी के साथ चलिए एक छोटा सा, मैं यहाँ पे बहुत ही कम दूरी का बना रही हूँ बच्चों, आप बहुत अच्छे से बनाइएगा। हम यहाँ दिखा लेते हैं एक तरफ y को और एक तरफ हम दर्शाएंगे s को, और s तो हमारा भाई माइनस में भी गया है, तो इसलिए हम ये इस रेखा को थोड़ा और बढ़ा लेंगे। तो ये हुआ -20 के लिए, ये -10 के लिए, ये 0 और यहाँ से आप 20 के अंतर से बढ़ा लीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी जगह कम है, इसलिए आप इसको और बढ़ा लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको जब बचत फलन बनाना होगा तो बचत फलन में -20 से शुरू हुआ है और यहाँ पे हम आय बना देते हैं। ये आय हो गया 0, ये 50, ये 100 और ये 150। तो ये हो गया 50, 100, 150। ठीक, अब -20 आय के किस लेवल पर है, 0। तो इसलिए आपका फर्स्ट जो बचत फलन का बिंदु होगा वो ये होगा।
अब नेक्स्ट कितना है -10, 50 पे कितना है -10, तो आपका दूसरा बिंदु ये होगा। 100 पे कितना है 0, तो एक बार फिर से आपका ये बिंदु होगा बचत फलन का। और फिर 150 पे कितना है 10, तो वो इसकी सिधाई में ये हो। तो इस तरीके से बच्चों आपको मिल जाएगा आपका बचत फलन। यस, दैट्स इट इज, ये है आपका बचत फलन। कितनी आसानी से हमने डिराइव कर लिया ना। अब इसी के साथ बच्चों एक क्वेश्चन होता है, उपभोग का जैसे ढाल होता है, उपभोग फलन का जैसे ढाल होता है, वैसे बचत का भी तो ढाल होता है भाई। तो हम बचत के ढाल की गणना कैसे करेंगे? तो इतना बस याद रखिएगा कि जब हमने उपभोग की ढाल की गणना की थी तो हमने लिखा था डेल्टा सी बटे डेल्टा वाई। ठीक वैसे ही बच्चों जब हमको एस फलन का, बचत फलन का ढाल निकालना होगा तो हम लिखेंगे डेल्टा एस बटे डेल्टा वाई। और मेरे बच्चे जानते हैं कि डेल्टा का मतलब है परिवर्तन। बचत में जितना परिवर्तन हुआ है और उसके हिसाब से ही आय में जो परिवर्तन हुआ है, इन दोनों के अनुपात को ही बच्चों ढलान कहते हैं। अब चलिए इसी चित्र में आपको ढाल निकाल के बताती हूँ। यहाँ 100 से 150 तक आय बढ़ी, तो यहाँ मुझे बता दीजिए कि डेल्टा वाई कितनी हो गई भाई? 50 हुई ना, 100 से 150। ठीक, अब डेल्टा एस कितना हुआ? बचत यहाँ पे कितनी थी बच्चों? तो बचत यहाँ पे है 0, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो हो गई है 10। ये यहाँ पे हुई है 10, तो आप यहाँ पे +10 यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये बढ़कर हो गई है 10, और तो आपका बचत फलन यस ये 10 होगा, और 10 होगा तो इसके साथ ही जब आप इसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। दैट्स इट इज कि यहाँ पर बचत फलन का ढाल जो है वो 0.2 है बच्चों। तो आप बड़ी आसानी से इस तरीके से बचत फलन का ढाल निकाल सकते हैं। मैंने यही बता दिया। अब एक नई चीज आपको बताने जा रही हूं। मैं अक्सर वक्रों से ही वक्र निकालना बताती हूँ कि आप डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे लागत में बताया था। तो चलिए अब यहाँ पे भी आपको मैं बताऊंगी कि आप उपभोग फलन से बचत फलन को कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं पूरा डायग्राम ना बनाकर सिंबॉलिक आपको बनाकर बता रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप समझेंगे। याद कीजिए, उपभोग फलन के ढाल में y की रेखा 45 अंश से शुरू होती है। तो दैट्स इट इज, ये रहा 45 अंश, ये मेरा हो गया y। और हम सभी जानते हैं कि y 0 भी है तो लोग खाना नहीं छोड़ते, आय 0 भी है तो भी न्यूनतम उपभोग होता रहता है। इसलिए उपभोग की जो रेखा है वो इससे ऊपर से शुरू होती है। फिर एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं। याद कीजिए 100, और उसके बाद उपभोग हो जाता है कम। मतलब ये हमारा हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, या जिसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। तो यस ये है, और ये हमारा हो गया सी। अब इस रेखा से आपको कहा जाए कि बचत निकाल के बताओ, तो अरे भाई जब हमने आय और उपभोग में से बचत को निकाल लिया तो इस वक्र से बचत को निकालना कौन सी बड़ी बात है। कुछ नहीं करना है, बस इसे आप यूं आगे बढ़ाइए और सीधा सीधा इस ब्रेक इवन पॉइंट से बच्चों एक लंब जो है वो डाल दिया जाता है नीचे के अक्ष पर। वो जहां जिस बिंदु पर टच करता है वो एस का ब्रेक इवन पॉइंट होता है, वो एस का सम विच्छेद बिंदु होता है। तो यहाँ पे भी सम विच्छेद बीई लिख दे रही हूं मैं, ब्रेक इवन पॉइंट, और यहाँ पर भी हो गया सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट। यस, अब जब यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा तो हम सभी जानते हैं कि बचते, जब आय 0 होता है तो बचते क्या होती है बच्चों? ऋणात्मक। तो आप बचत फलन की रेखा बड़े आसानी से ऋणात्मक लेते हुए ऐसे खींच देंगे। ये आपका आ गया एस फलन, हो गया ना डिराइव। कौन सी बड़ी बात थी, आपसे तो बन ही जाना था। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक और प्रॉब्लम कि ये बड़ा भारी भरकम सा मैंने यहाँ पे समीकरण लिख दिया है। चलिए उस समीकरण को मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, इक्वल टू -c u
बाप रे, मेरे बच्चे तो देख के ही डर जाएंगे। ये क्या है मैडम, 1 माइनस बी और ये y, ये कुछ नहीं है। बाद में आपको इसी पे हंसी आएगी कि इतना सरल समीकरण इतना कठिन कैसे दिख रहा था। लेकिन इसको यहाँ पे बताने, आपके क्वेश्चंस के जवाब देने से पहले मैं ये आपको बताऊंगी और प्रूफ करूंगी, तो आप खुद ही समीकरण को डिराइव करने में महारत हासिल कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पहले मैं बात कर लेती हूँ बच्चों, एपीसी मतलब क्या, मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं भाई? औसत निकालने का क्या तरीका होता है? कुल में से संख्या को भाग दे दो तो हम औसत निकालते हैं बच्चों C/Y। ये रहा उपभोग, क्योंकि हम उपभोग निकाल रहे हैं, कंजप्शन, तो C/Y से एपीसी निकल जाता है। गुड। एमपीसी कैसे निकलता है भाई? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसे कहते हैं। तो कुछ नहीं है, हमने तो यहाँ पे लिखा ही है डेल्टा C/डेल्टा Y, तो ये निकलता है डेल्टा C/डेल्टा Y। ठीक। अब उसी तरह एपीएस की बात कर लेते हैं कि अगर आपको बचत निकालनी होगी, औसत बचत प्रवृत्ति, जो इतना बड़ा सा नाम है, तो आप क्या करोगे? सी की जगह लिख देना एस और ये रहा आपका वाई। ठीक। अब ठीक वैसे ही बच्चों एमपीएस निकालना है तो क्या करोगे भाई? एस निकालना है ना बचत, तो हम लिखेंगे डेल्टा S/डेल्टा Y। अब आप कहोगे मैम ये क्यों बता रही हैं आप इस समीकरण से पहले? अब आपका बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3, ये सब कुछ तो आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे वो ये पूछेगा कि एपीसी और एपीएस में कोई संबंध है क्या? एमपीसी और एमपीएस में कोई संबंध है क्या? आपको कहना है जी बिल्कुल है, और उस संबंध को बच्चों आपको मैं प्रूव करना सिखाऊंगी। कहा जाता है, इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी ऐसे पूछता है कि एपीएस जो है प्लस एपीसी इक्वल टू 1। हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए पॉसिबल कर देते हैं। अगर मैं कह रही हूं कि एपीएस में एपीसी जोड़ने पर 1 आएगा, तो चलिए प्रूफ करती हूं। एपीएस क्या है? S/Y प्लस एपीसी क्या है बच्चों? C/Y। अरे बचपन में पढ़ा था ना कि एलसीएम निकालते हैं, तो हमने निकाल लिया एलसीएम। तो y का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? y का एलसीएम हो जाएगा y। ठीक। और ऊपर में आएगा S + C। और हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अपनी आय को 2 ही भागों में तो खर्च करता है, और जो जिन 2 भागों में वो खर्च करता है बच्चों, वो है बचत और उपभोग। ठीक। तो इसको मैं चाहूं तो लिख सकती हूं ना कि ये भी किसके बराबर होता है? y के। तो y/y कितना हो गया? 1। कर दिया ना मैंने प्रूफ। एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करने आएगा। देखिए 3 लाइन में प्रूफ हो गया। अब उसी तरह बच्चों ये आ जाएगा भाई कि इसको प्रूफ कीजिए, डेल्टा C/डेल्टा Y, डेल्टा S/डेल्टा Y। सेम प्रोसीजर निकालिएगा बच्चों, बस यहाँ पे डेल्टा S, यहाँ पे डेल्टा Y प्लस डेल्टा C डेल्टा Y, और फिर वही फॉर्मूला डेल्टा S प्लस डेल्टा C इक्वल टू आपका आ जाएगा डेल्टा Y, और आप लास्ट में इसको भी लिख देंगे 1। ऐसा इसलिए मैंने कहा कि आपका क्वेश्चन होगा मैडम 1 में से माइनस क्यों करते हैं? तो इस वजह से करते हैं क्योंकि एपीसी और एपीएस दोनों को जोड़ने पे बच्चों 1 आता है। एमपीसी और एमपीएस दोनों को जोड़ने पे बच्चों 1 आता है। इसलिए जब कभी भी हम समीकरण लिखेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे। फर्स्ट कंफ्यूजन दूर। अब सेकेंड, मैडम ये जो स्वायत्त उपभोग है उसको आपने माइनस क्यों किया है? अब स्वायत्त उपभोग को याद कीजिए, क्या था? जब व्यक्ति की आय 0 रहती है तब भी व्यक्ति उपभोग करता है, तो उसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग। तो भाई जब आय 0 होने पर बंदा उपभोग कर रहा है, तो क्या सपने में भी उसे बचत करने की सूझेगी? सपने में नहीं ना, बिल्कुल नहीं सूझेगी। मतलब वो अपने आप में बोल रहा है कि यहाँ पर बचत क्या होगी? ऋणात्मक। तो जैसे आप याद रखते हो ना बेटा कि सी है
तो ये स्वायत्त उपभोग है। ठीक वैसे ही -c बच्चों स्वायत्त बचत है, और स्वायत्त बचत हमेशा कैसी होगी? ऋणात्मक, क्योंकि व्यक्ति के पास ढंग से खाने को नहीं है तो वो बचत क्या करेगा। तो ये समीकरण का फर्स्ट पार्ट याद रखिएगा। ये -c ही क्यों होता है? क्योंकि बचतें ऋणात्मक होती हैं। सेकंड नंबर, 1 में से ही क्यों घटाते हैं मैडम? क्योंकि इन दोनों के जोड़ का योग 1 होता है। बी क्या है बेटा? बी दर है बेटा, वो परिवर्तन की दर जो आय और बचत से संबंधित है। जब आप उपभोग की बात करेंगे तो वो उपभोग और आय से संबंधित हो जाएगी, तो ये वो दर। y क्या है बेटा? वो आय है। तो हो गया ना आपका समीकरण डिराइव, बचत फलन का समीकरण हो गया S = -c + 1 - by। अब आप रटिए मत, बस याद रखिए कि 1 - b इसलिए होगा क्योंकि एपीसी और एमपीसी दोनों बराबर 1, एपीएस = 1 और बी क्या है? दर, और ये क्या है? आय। बस अब आप समीकरण पे रखिएगा और बना लीजिएगा। लेकिन आप लोग गलती कहाँ करते हैं मेरे बच्चों? ये माइनस भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, बात बचत की हो रही है और ऐसे टाइम पे बचत की हो रही है जब बंदे की आय 0 है। तो किसी भी हाल में बेटा ये प्लस तो हो ही नहीं सकता, वो माइनस ही रहेगा। तो इस तरीके से आप बचत फलन से जुड़े हुए छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका जवाब दे पाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि एक बार फिर मेरी कोशिश कामयाब होगी और आप सभी को इस वीडियो के साथ ही 4-5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड याद हो जाएंगे। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन बचत प्रवृत्ति की महत्वपूर्ण बातें। सेकंड क्वेश्चन, किस तरीके से उपभोग फलन से बचत फलन निकाला जाता है। थर्ड क्वेश्चन कि बचत और उपभोग में संबंध कैसा होता है, और प्रूफ कीजिए कि एपीएस प्लस एपीसी = 1 और एमपीएस प्लस एमपीसी = 1। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, बचत फलन का समीकरण क्या होता है। तो वो रहा यार ये आपके सामने। इस तरह ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों आपके तैयार हो गए हैं। तो अब पढ़िए आप और याद कीजिए। टिल देन, बाय बाय।